और इसमें कोई बोले क्योंकि सब कुछ मैंने समझाया होगा। देखो बट सर आप सुनिएगा, नो नीड टू नोट, कुछ मत नोट करो, सिर्फ सुनो। ट्यून एम्पलीफायर तो वही है, हमारे पास क्या यूज कर रहे हैं, ये सर्किट को हम यूज कर रहे हैं बार बार, अगर आपको पता हो कॉमन एमिटर को यूज कर रहे हैं, इतनी बात सबको पता है। ये आपका आर ई हो जाएगा, ये आपका बाईपास कैपेसिटर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका बीसीसी हो जाएगा, तो आप तक पढ़ते आ रहे हो, यस और नो, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आप कपलिंग कैपेसिटर लगाओगे, यहाँ पर वोल्टेज सिग्नल, ठीक है आशीष, आदित्य, समझ आ रहा है राहुल। उसके बाद में यहाँ से आप आउटपुट ले लेते हो, ठीक है सुशील। अब इसके बाद में दिमाग चलना चाहिए, अब हर चीज की ये नहीं कि हर बार डायग्राम बनाऊंगी मैं हर बार सुनाऊंगी, ये बस लास्ट बार है, इसके बाद में इस डायग्राम को नहीं समझेंगे। अब तक आपने ये पढ़ा, ठीक है, इसमें आपने पढ़ा, आप इसके बारे में बिल्कुल ऐसे बताओगे, ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर। तो ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर से पहले आपको वोल्टेज एम्पलीफायर के बारे में बताना। तो वोल्टेज एम्पलीफायर में आप क्या बताया कि हम कॉमन एमिटर को यूज करते हैं, जिसमें वो 180 का फेज शिफ्ट देता है, इसमें इनपुट आपकी किससे आएगी, बेस से, और आउटपुट आएगी आपकी करेक्टर से। इसमें आपने पावर सप्लाई, डीसी पावर सप्लाई दी है, बीसीसी, आपने इसके अंदर दो कैपेसिटर्स को यूज किया है, ठीक है, C1 C2, ये आपके कपलिंग कैपेसिटर है जो AC को पास करेंगे और DC को रोकेंगे। क्यों रोकेंगे वो मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद में आपने यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर बाइस, आपने बाइसिंग यूज की है। इस बाइसिंग को यूज करने का फायदा क्या है कि आपका जो क्यू पॉइंट है वो स्टेबल रहेगा मिड में, क्योंकि यहाँ पे आप इस ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह काम करवा रहे हो, और एम्पलीफायर की तरह काम कराने के लिए आपका क्यू पॉइंट हमेशा मिड में होना चाहिए, मिड में होना चाहिए क्यू पॉइंट। ये क्यू पॉइंट अगर मिड में रहेगा तो आपका ट्रांजिस्टर किसकी तरह काम करेगा, एम्पलीफायर की तरह, अदरवाइज काम नहीं करेगा। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चल जाता है, लेकिन हम चाहेंगे कि हमारा क्यू पॉइंट पहले से ही स्टेबल रहे। मतलब स्टेबल रहने का मतलब ये है कि क्यू पॉइंट में आप वोल्टेज और करंट की वैल्यू इस तरीके से आनी चाहिए, वोल्टेज और करंट की वैल्यू इस तरीके से आनी चाहिए कि क्यू पॉइंट बिल्कुल मिड में आ जाए, ठीक है। अब इसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने ईसीडी में पढ़ा था बाइसिंग मेथड, जिसमें मैंने आपको फोर्थ वाली बाइसिंग बताई थी, वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग, जो आपने इलेक्ट्रिकल में भी पढ़ी, ठीक है। तो वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग से आपने देखिए यहाँ पे इस वोल्टेज को, ये बेस वोल्टेज है VB, VC, और ये क्या है आपकी V, तो बेस वोल्टेज को आपने डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, आधा। इसके लिए हम इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग, जहाँ पे आपने पोटेंशियल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये वोल्टेज डिवाइडर बाइस जो है आपका, ये डिवाइड हो जाएगा, इससे हमारा क्यू पॉइंट फिक्स हो जाएगा। ये यहाँ तक तो कहानी थी आपकी क्यू पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आपने कहा ये हमारा आउटपुट है, जहाँ से आप आउटपुट ले लोगे, आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगी, तो ये बन गया आपका वोल्टेज एम्पलीफायर। उसके बाद में अब हमें एम्पलीफायर को सिंपल वोल्टेज एम्पलीफायर यूज नहीं करना है, हमें उस एम्पलीफायर को ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर की तरह यूज करना है। किसकी तरह, ट्यून्ड एम्पलीफायर की तरह। ट्यून्ड एम्पलीफायर को या ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर को एक ही बात है। तो एम्पलीफायर तक तो कहानी है, यहाँ तक आएगी जब भी वो कहेगा। अब कहानी आती है हमारी ट्यून्ड एम्पलीफायर। ट्यूनिंग का मतलब होता है टू सेलेक्ट द वन ऑफ द सिग्नल। जैसे मैं बिल्कुल बताऊंगी, जैसे हम FM की बात करते हैं, FM चल रहा है, आपको दिल्ली वाला स्टेशन को कैच करना है, हर स्टेशन अलग अलग रेंज पे सिलेक्ट होते हैं ना। सपोज कोई 92.7 पे होता है, कोई 103 पे होता है, कोई 101 पे होता है, इस तरह से सिलेक्ट होता है सिग्नल, ठीक है। तो सपोज दिल्ली का जो स्टेशन जैसे FM रेनबो है, ठीक है, वो 92.7 पे होता है। अब चंडीगढ़ का जो सिग्नल है वो अलग रेंज पे सिलेक्ट होगा, या आप कह लो कि कहीं पुणे का स्टेशन है वो अलग रेंज पे सिलेक्ट होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेसिकली हम यहाँ पे अपने सिग्नल्स को, पर्टिकुलर सिग्नल को कैच करेंगे। आपको दिल्ली का सुनना है, आपको चंडीगढ़ का सुनना है, तो आप अपने फोन को किस पे सिलेक्ट करोगे, 92.7। इसको सुनना है चंडीगढ़ का, तो इसे लेगा 101, ठीक है। तो रेंज डिफरेंट होगी ना, तो आप उसमें क्या करोगे, सिलेक्शन करोगे। तो आपको ट्यूनिंग करनी है, तो आपका जो सिग्नल है,
आपका जो फोन है उसमें जो सिग्नल आएगा वो किसका आना चाहिए, 92.7 का ही आना चाहिए, क्योंकि आपने उस पे ही सेट कर रखा है। और इसका जो सिग्नल है वो 101 पे आना चाहिए, क्योंकि उसमें वो सेलेक्ट कर रखा है। तो अब इतने सारे सिग्नल को थोड़ा ना आप रोक सकते हो, आप सिग्नल को थोड़ा रोक सकते हो। अब मैं भी बोल रही हूँ, 4 लोग और भी बोल रहे हैं बाहर से, इधर भी बात चल रही है, इधर कुछ डिस्टर्बेंस भी आ रही है, तो लेकिन आप किसकी बात सुन रहे हो, सिर्फ मेरी। अभी फिलहाल आप किसकी बात सुन रहे हो, सिर्फ मेरी बात सुन रहे हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, अपने दिमाग की फ्रिक्वेंसी को मेरी फ्रिक्वेंसी से सेट किया हुआ है, मुझे यही सुनना है, मुझे कुछ और नहीं सुनना है। तो उसके लिए यहाँ पे जो बेसिकली काम हो रहा है सिलेक्शन का हो रहा है, किसको सिलेक्ट करना, फ्रिक्वेंसी को सिलेक्ट करना। फ्रिक्वेंसी का मतलब है सिग्नल को सिलेक्ट करना। तो हम क्या करेंगे, यानी आपके जितने भी सिग्नल आते हैं, एफएम के जो सिग्नल आते हैं वो ऑडियो सिग्नल होते हैं ना, जिसमें आप सुनते हो। आपका जो एफएम है, ठीक है, वो सारे क्या है, आपके सिग्नल्स हैं। कौन सा सिग्नल, ऑडियो सिग्नल, वो ऑडियो सिग्नल की रेंज है। तो ऑडियो सिग्नल के अंदर आपका अलग अलग सिग्नल डिसाइडेड है कि दिल्ली का स्टेशन कितने पे कैच करता है, चंडीगढ़ का स्टेशन कितने पे कैच करेगा, ठीक है। वहां से मतलब जो सिग्नल ब्रॉडकास्ट होगा वो अलग रेंज में होगा, इधर से अलग रेंज में होगा। तो आपका जो एम्पलीफायर जो आपने डिजाइन किया है, उस एम्पलीफायर पे अगर आप उस सिग्नल को सुनना चाह रहे हो, उस एम्पलीफायर पे है, तो वो एम्पलीफायर है ना, उस एम्पलीफायर पे, एम्पलीफायर यहाँ पर, उस एम्पलीफायर राहुल नींद आ रही है, चलो उसे एम्पलीफायर पे आपको डिजायर्ड सिग्नल को कैप्चर करना है, सुनना है, तो उसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, कोई सिलेक्शन डिवाइस लगानी पड़ेगी। अब वो ऐसे चलेंगे, मैंने छन्नी लगा दी कि सिग्नल क्या छन गया, उस सिग्नल को छानने का मतलब क्या, आपने ट्यूनिंग की, ठीक है। आपने कौन सा एम्पलीफायर यूज किया, ट्यून्ड एम्पलीफायर। वो किस पे होगा, सुनो, मेरा फोन है, ये मेरा फोन है। अब देखो, जो पहले आप पुराने वाले फोन देखो, सिंपल सैमसंग के या उसके लावा के सिंपल वाले फोन, किसी किसी एम्पलीफायर नहीं होता, एम्पलीफायर तो सब में होता है। ये सिग्नल आ तो रहा है ना, आप ऑडियो भी देख रहे हो, वीडियो, सिग्नल तो आ रहा है ना। अब कोई तो आपके सिग्नल्स को कैप्चर कर पा रहा है और कोई सिग्नल पे कैप्चर नहीं कर पा रहा है, मतलब उस एम्पलीफायर के अंदर आपका एक टाइप का सर्किट लगा होगा, एक टाइप का सर्किट लगा होगा। वो सर्किट क्या होगा, सिग्नल को सिलेक्ट करने का। क्योंकि अगर आपके सारे सिग्नल सुनाई देंगे, जैसे मैं यहाँ पे कहूँ कि 6 टीचर आ जाए, यहाँ पे 6 टीचर आ जाए और 6 टीचर साथ साथ बोले, तो सबकी किसी की बात सुनाई देगी ना, तो वो हो गया सिंपल फोन। अब उसके अंदर मैंने इतने सारे सिग्नल आए, हम बोल रहे हैं, हम 4 लोग बोल रहे हैं, 4 लोग बोलने पे आप सुन किसकी रहे हो, किसी एक टीचर की बात सुन रहे हो, तो आपने अपना माइंड वहां पे फ्रीक्वेंसी को सेट किया हो, मतलब अपने ब्रेन को एडजस्ट। अगर आप किसी की भी बातें सुन रहे हो तो आप कुछ नहीं, आपने अपने नोट पे कुछ कनेक्ट किया, सबकी बातें जा रही और वो समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपने किसी एक पर्टिकुलर डिजायर फ्रीक्वेंसी में अपने दिमाग को सेट किया, तो मुझे इसी मैडम की बात सुननी है, तो आपको भीड़ में भी वही बात सुनाई देगी, समझ आ रही है। तो यानी आपका दिमाग क्या है, लोड। इसी तरह आपका जो फोन है, उस फोन किसकी तरह काम कर रहा है, कि सिग्नल को कैप्चर कर रहा है, और सिग्नल को कैप्चर करने के बाद बहुत सारे सिग्नल्स आ रहे हैं, दिल्ली स्टेशन पे आ रहे हैं, रेडियो पे आ रहे हैं, लेकिन आपने अपने सिग्नल को सेट कर दिया नोट पे 92.7 101, तो सिग्नल जो आएगा, सिग्नल बहुत सारे आएंगे, लेकिन वो क्या करेगा, बाकी को रिजेक्ट करेगा और सिर्फ कौन सा सिग्नल लेगा, जो हमारा 92.1 है। तो यानी आपको अपने लोड पे कलेक्टर साइड पे आपको यहाँ पे सिंपल रेजिस्टर को रिप्लेस करके क्या लगाना पड़ेगा, ट्यून्ड सर्किट लगाना पड़ेगा, जो क्या करेगा, सिग्नल का सिलेक्शन करेगा। समझ आई मेरी बात। लोड पे सिग्नल, भाई यहाँ पे ये तो फोन है, इसका काम क्या है, सिग्नल कैप्चर करना, इधर सिग्नल कैप्चर किया, उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया, सिग्नल आए, सिग्नल सारे आएंगे, वो उसको कन्वर्ट भी करेगा, रेडियो सिग्नल से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करने के बाद उसका गेन भी बढ़ाएगा, उसको एम्पलीफाई, उसका एम्पलीफिकेशन भी करेगा, जितना आपको चाहिए उसको बढ़ाएगा, और बढ़ाने के बाद में आउटपुट पे देगा। अब आउटपुट पे अगर ट्यून्ड सर्किट लगा है, तो किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ही एम्पलीफाई करके आपके आउटपुट पे भेजेगा, अदरवाइज आउटपुट पे रोक देगा। समझ आ गई मेरी बात। बिल्कुल बेसिक सा कांसेप्ट है, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। समझ आ गई? मुझे लगता है ये बहुत सही तरीके से समझ आ गया। तो आपने यहाँ क्या यूज किया, आपने यहाँ पे बाकी सब कुछ खाली सेम रहेगी, सिर्फ आपके लोड पे आपका क्या आएगा, सिर्फ यहाँ पे ट्यून सर्किट आएगा, और यहाँ पे जो ट्यून सर्किट यूज कर रहे हैं
हैं बेस्ट वो पैरेलल रेजोनेंट सर्किट को यूज करते हैं। समझ आ गई मेरी बात? जब हम इस तरह के एफएम वगैरह की बात करते हैं तो वहां पे हमारा बेस्ट होता है पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, ठीक है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे इंपीडेंस ज्यादा होती है और करंट कम होती है, ऐसे तो होता है। कल ग्राफ ये तो बनाया था, ये देखिए इसमें अगर मैं इसको बताऊं, ये देखिएगा ये आपका ये तो था। yes, इसमें आपने कैपेसिटर को क्या कर दिया, वैरी कर दिया। इंडक्टर की वैल्यू तो आपने सेट कर दी, ये वैसे आपकी मर्जी है, आप L1 की वैल्यू को बढ़ाना चाह रहे हो, L1 की वैल्यू को चेंज करना चाह रहे हो। अब देखो ऐसा मैं क्यों किया, इसकी कहानी सबको पता है ना पैरेलल रेजोनेंस की। कल मैंने एक ग्राफ बनवाया था कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर जो हमारा इंपीडेंस होती है वो मैक्सिमम होती है, यानी करंट क्या होती है, मिनिमम होती है। यही तो बताया था, हाँ ना पैरेलल में। तो उससे फायदा क्या होगा, क्योंकि हमारी अगर करंट ज्यादा होगी तो बहुत सारी सिग्नल्स को कैप्चर करेगा, लेकिन अगर आपकी इंपीडेंस बहुत ज्यादा होगी, अगर आपकी इंपीडेंस बहुत ज्यादा होगी तो करंट कम हो जाएगी, और जब करंट कम हो जाएगी तो डिजायर्ड सिग्नल जो है सिर्फ करंट उसकी ज्यादा होगी जिसका हमारे सिग्नल चाहिए, जिस पे आपने सेट कर रखा है। जैसे मैंने कहा 92.1 पे सेट कर रखा है, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो सिर्फ 92.1 के सिग्नल को तो करंट के शो करेगी और बाकियों को रिजेक्ट कर देगी। उस पे जो करंट हो जाएगी वो क्या करेगी, उसको क्या कर देगी, भेजती चली जाएगी। इंपीडेंस इतनी ज्यादा होगी, करंट उतनी कम होगी, और बाकी सिग्नल आपके क्या हो जाएंगे, वो निकलते चले जाएंगे, वो सिग्नल हमारे कैप्चर नहीं करते। बस इतनी सी कहानी आप पूछाएगी जो आपने कल पढ़ा हुआ, यहाँ पढ़ा, यानी आपको लोड पे क्या लगाना है, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट लगाना है। अगर आपने अपने एम्पलीफायर को पूछे कि किसी एम्पलीफायर को क्या हम ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर बना सकते हैं, जैसे ऐसा तो हम क्या बिल्कुल बना सकते हैं। हमें सिर्फ लोड पे रजिस्टर की बजाय क्या प्लेस करना है, सिंपल एम्पलीफायर में, सिंपल वोल्टेज एम्पलीफायर में लोड पे रजिस्टर होता है, सिंपल सा। और ट्यून्ड में क्या होता है, यहाँ पे आपका रेजोनेंट सर्किट होता है, पैरेलल नहीं, मैं कहूँगी रेजोनेंट सर्किट, डिपेंड करता है ना हमें अब ट्यूनिंग कैसे वाली करनी है ना, ये तो डिपेंड करता है। एफएम ना सुन रहा हो, एफएम नहीं सुनना है, हमें टीवी वाला करना है, तो हम कौन से जरूरी थोड़ा पैरेलल की जरूरत पड़े, उसका तो सीरीज से काम हो जाएगा। कहानी समझ आ रही है ना? मैं बेसिक चीज बता रही हूँ कि ट्यूनिंग का क्या मतलब है और आपका वोल्टेज एम्पलीफायर क्या मतलब है। सिंपल वोल्टेज एम्पलीफायर में लोड पे सिर्फ रेजिस्टर होता है, ठीक है, और आपका जो ट्यून्ड एम्पलीफायर है उसके लोड पे आपका क्या होता है, ट्यून्ड एम्पलीफायर। जितने सिग्नल्स आते हैं उस सिग्नल को, क्योंकि जो ट्यून्ड वोल्टेज एम्पलीफायर है वो सारे सिग्नल्स को क्या कर, सारे सिग्नल्स के लिए फ्लैट रिस्पांस देता है। फ्लैट रिस्पांस मतलब दिस वन, ये ग्राफ तो होता है। अब हमें ग्राफ कैसा चाहिए, हमें इसमें तो सारे सिग्नल्स आ गए ना, 92 भी सुनाई देगा, 93 भी देगा, 94 भी देगा, तो सुनाई कुछ भी नहीं देगा। चार सिग्नल, चार गाने एक साथ बजेंगे तो कौन सा सुनाई देगा, कोई सब कुछ नहीं देगा। समझ आ गई? तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें चाहिए ये वाला ग्राफ। आप टेक्निकली समझिए, आप थ्योरेटिकली मत समझिए, बस आपको ग्राफ अगर समझ आ गई ना बाकी क्या क्या है, तो उसके बाद जो कुछ पता ही नहीं होगा बचाने वाला, क्या बताओगे, समझ तो आ गया। पहली कंडीशन आप पहले से बता चुके हैं, क्लियर है या नहीं, समझ आ गई मेरी बात, डन है, समझ आ गई बात, चलो आगे, बस यही है आपका ट्यून, बस इतना ही है। भाई तुम देख नहीं सकते क्या, नहीं तुम्हें देखना तो वैसे मना कर दो कि तुम नहीं देखोगे। क्या चालू किए थे, वो गिर गया, तुम बता नहीं रहे हो। अभी गिरा है, आगे मेरे पास समझ, तो ये आपका ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर, समझ आ गया मेरे पास। अब इसमें जो देखो मेरे पास दो लाइनें वोल्टेज और उसको समझिएगा, इसमें आपको सारी कहानी बस वैसे बतानी है, वो एक क्वालिटी फैक्टर जैसी पैरेलल रेजोनेंस सर्किट की वैल्यू थी वो सेम आप ट्यून वोल्टेज एम्पलीफायर में करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप कौन सा वाला लगा रहे हो, पैरेलल वाला। हाँ, जो चीज मैं बता रही थी उसको बता दूँ, एक छोटी सी चीज लगी। मैंने आपको ये कहा कि वो ही इसी जैसे ये फोन है, इस फोन के अंदर एफएम है, अभी तो इसने आशीष से सेलेक्ट किया था 92.7 पे, अब हो सकता है ये सेलेक्ट किया है कि नहीं जो दिव्यांग सुन रहा है मैं तो वही वाला लगाऊंगा, तो 101, तो उसका सिलेक्शन चेंज करेगा। तो सिलेक्शन चेंज करने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ेगी। अब ऐसा तो होगा नहीं कि आपका एफएम केवल एक स्टेशन पर सुनेगा,
ऐसा तो होगा नहीं। तो उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, हमें वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। और एल और सी दोनों फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है, फ्रीक्वेंसी में चेंज होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, या तो आप एल को फिक्स कर दो और सी की वैल्यू को वैरी कर दो कैपेसिटर की, या आप एल की वैल्यू को वैरी कर दो, कैपेसिटर की वैल्यू को वैरी कर दो। समझ आ गई ना? तो किसी एक सिग्नल को आप इस तरीके से क्या करोगे, सॉरी एक कंपोनेंट की वैल्यू को वैरी करके सिग्नल की वैल्यू को घटा बढ़ा सकते हो। तो उसी एक से आप सारे सिग्नल इस तरीके से समझ पाओ। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है या नहीं? बस खत्म हो गया। चलिए आगे जब इसमें एक चीज देखिएगा, तो आप इसमें एक कहोगे क्योंकि ये पैरेलल रेजोनेंस है, तो जब अगर आपको जब क्वेश्चन आएगा पेपर में तो पहले आप सर्किट के बारे में समझाएंगे, इसके बारे में, फिर पैरेलल रेजोनेंस और ट्यून्ड सर्किट है। पहले कहोगे वोल्टेज एम्पलीफायर, देन यू राइट डाउन द ट्यून्ड एम्पलीफायर। और उस ट्यून्ड एम्पलीफायर की पूरी कहानी, पैरेलल रेजोनेंस वाली पूरी कहानी यहाँ पे डाल खत्म, और कुछ नहीं करना। समझ आ रही है? बनाना तो बनाना फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का आपको पता है, दिखा दीजिएगा। हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए कि वो चुटकीलापन हो, बहुत शार्पनेस हो। तो जितना ज्यादा राइट, फिर दो ग्राफ दिखा दोगे, जेड और एफ के बीच में, आई और एफ के बीच में, दैट्स इट। इसमें करंट ज्यादा होती है, इसमें करंट कम होती है, इंपीडेंस ज्यादा होती है, इंपीडेंस कम होती है, बस खत्म। इसमें क्या बताना है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। उसके बाद में डबल ट्यूब बता रही हूँ, पहले से कर लो क्यों बता। कर दूँ अब इसको डायग्राम, क्योंकि मेरा मानना ये है कि आपको एक बार बेसिक समझ आ गई तो बुक में आप आजकल में जाके देखोगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, आपको दोबारा उठाना नहीं पड़ेगा सब कुछ। लेकिन आप सोचोगे कि तो हमें समझ आ गया, ऐसे समझ नहीं आता। आप उसे एक बार जाके आज देखिए, पेपर के टाइम पे आप सब जाओगे और टेक्निकल में जाके सारा लिख लो, सिंपल लिखने में नंबर मिलते। अब देखो यहाँ पे, अब मैं क्या कह रही हूँ, यहाँ पे दूसरा है आपका, अभी बताती हूँ, देखिएगा डबल ट्यून्ड एम्पलीफायर, डबल ट्यून्ड एम्पलीफायर, डबल ट्यून्ड एम्पलीफायर। देखिएगा जरा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा जैसे पहले बनाया, सारी कहानी यही करनी। देखो डबल ट्यून्ड एम्पलीफायर, डबल ट्यून एम्पलीफायर से पता लग रहा है वोल्टेज एम्पलीफायर, वोल्टेज एम्पलीफायर का हमने ट्यून बनाया है ट्यूनिंग सर्किट को यूज करके। यहाँ पे हम पैरेलल को यूज कर रहे हैं सिग्नल को, और पैरेलल रेजोनेंस में, क्योंकि हमें पैरेलल रेजोनेंस ही हमारा काम होगा, क्योंकि हमें डिजायर्ड सिग्नल को केवल क्या करना है, कैप्चर करना है, जहाँ पे करंट केवल एक टाइम पे, क्या बाकियों के लिए तो मैक्सिमम हो, एक के लिए नहीं, इंपीडेंस सिर्फ केवल एक टाइम के लिए, ठीक है। डिपेंड करता है आपको क्या चीज चाहिए। एफएम में आप यही वाला पैरेलल को यूज करो, समझ आ गया। सीरियल का जो आपकी सीरीज रेजोनेंट सर्किट है उसका काम कहीं और है, हमारा काम किसके लिए है, सिग्नल्स को सिलेक्ट करना, उसके लिए हमारा क्या काम करेगा, पैरेलल रेजोनेंट सर्किट काम करेगा। समझ आ गया। अगर आप ओके होता है एफएम में क्या कहते हैं सीरीज रेजोनेंट सर्किट यूज करूंगा तो वो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वह रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे इंपीडेंस कम होती है और करंट मैक्सिमम होती है। समझ आई मेरी बात? तो थोड़ा अपना दिमाग लगाना, जो मैं क्वेश्चन जो बोल रही हूँ ना उसको थोड़ा सर्च करना, क्योंकि जितना ज्यादा आप सुनोगे ना उसमें 5 मिनट नेट पे अपना दिमाग लगा कर सर्च करोगे तो आपका टेक्निकल बहुत साउंड हो जाएगा, तुम फिर खुद ही मेरे से ज्यादा समझदार हो जाओगे, मैं इसलिए कहती हूँ, ठीक है। क्योंकि देखो हर चीज में जहाँ तक चाह रही हूँ वहाँ तक पढ़ा पा रही हूँ, लेकिन हर चीज अभी हमें पता है कि 2-3 महीने इसमें सब कुछ पूरा करना है, 1-1.5 महीना रहेगा, ठीक है। अब देखो बेसिक मैंने अपनी तरफ से प्रैक्टिकली बहुत मतलब इम्प्लीमेंट करके आपको समझा दूंगा। अब यहाँ पे आता है डबल ट्यून एम्पलीफायर, तो यानी यहाँ पे डबल का मतलब होता है दो, यानी आपके दो ट्यूनिंग सर्किट आपके एम्पलीफायर के अंदर यूज होंगे, यानी लोड पे अब दो आएंगे। तो कैसे आएंगे, एक तो आ गया आपका C और एक हो गया आपका L, तो C1 L1 और एक और डालेगा इसको L1 को मैं यहाँ रख देती हूँ, और ये आ जाएगा आपका C2, ठीक है। और यहाँ से आपकी मिल जाएगी आउटपुट,
बिल्कुल सेम है। इसके अंदर आपने क्या किया है, इस डबल ट्यून एम्पलीफायर में हमने यहाँ पे क्या होगा, देखो अगर मैं एक एम्पलीफायर यूज कर रही थी, एक ट्यूनिंग सर्किट को यूज कर रही थी, तो आपका ग्राफ ये वाला आ रहा, ठीक है। ठीक है, अब हम डबल ट्यूनिंग यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो ग्राफ है वो इससे भी आएगा। कैसे आएगा मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पे क्या होगा, आपने जो भी इनपुट यहाँ पे दी है वो सिग्नल आएगा एम्पलीफाई होके आपका कैपेसिटी, ये जो ट्यूनिंग सर्किट है ये उसको प्रवर्धित करने की कोशिश करेगा, अपने डिजायर्ड सिग्नल को कैप्चर करेगा, ठीक है। डिजायर्ड सिग्नल कैप्चर हो गया। अब वो पहले तो डायरेक्टली आउटपुट पे जा रहा था, अब वो क्या करेगा, पहले सेकंड जो ट्यून सर्किट है उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग पे जाएगा, ठीक है। और सेकेंडरी वाइंडिंग से कैपेसिटर से पास होता हुआ इसमें पैरेलल में वोल्टेज बराबर होती है, तो यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा। समझ आ गया मेरी बात? मतलब ये प्राइमरी वाइंडिंग से पहले क्या था, प्राइमरी वाइंडिंग से पहले डायरेक्टली आउटपुट पे जा रहा था, अब वो प्राइमरी वाइंडिंग से नहीं जा रहा है, प्राइमरी वाइंडिंग से पहले सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएगा, ठीक है, और उसके बाद आपके आउटपुट आ जाएगा। समझ आ गई मेरी बात? अब इसमें दो चीजें हैं। पहला जो वैल्यू थी वो आपकी डिपेंड करती है क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी दो टाइप की कपलिंग होगी। देखो दो कपलिंग हो सकती है, ये ट्रांसफार्मर बहुत बढ़िया तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड हो। अगर बहुत बढ़िया तरीके से कनेक्टेड है तो जितने सिग्नल यहाँ से जाएगा, फ्लक्स यहाँ से पास होगा, वो फ्लक्स हर बार सेकंड वाली कॉइल से भी क्या होगा, लिंक्ड होगा, जुड़ा हुआ होगा हर एक से। समझ आई मेरी बात? फ्लक्स जो है आपका, इसमें फ्लक्स ही तो पहला है, फाई बराबर v डॉट a, यही तो है। तो ये फ्लक्स अगर ये जितने नंबर ऑफ टर्न्स, इसके नंबर ऑफ टर्न्स इससे अगर प्रॉपर्ली कनेक्टेड है सेकेंडरी वाइंडिंग से, तो जितना फ्लक्स इसकी कॉइल के जिस टर्न में फ्लो करेगा उतना ही इसमें फ्लो करेगा, क्योंकि प्रॉपर्ली कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपका क्या होगा कि जो आपका सिग्नल होगा, अगर आपका टाइटली कपल्ड है, अगर ये टाइटली जुड़ी हुई है कॉइल जो है वो, अगर आपस में प्रॉपर्ली जुड़ी हुई है, कनेक्टेड है, कपलिंग बहुत बढ़िया तरीके से है, तो आपका क्या आएगा, आपका चुटकीलापन कुछ इस तरीके से आएगा, आपकी दो फ्रीक्वेंसीज को क्या करेगा, समत्वरित करेगा, ठीक है, क्योंकि सारा इक्वल जा रहा है, लेकिन एक इसकी वजह से और एक इसकी वजह से, ठीक है। अब अगर आपका लूजली कपल्ड, यानी आपकी जो कॉइल्स है, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, ठीक है, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, अगर वो लूजली कपल्ड है, ढीली जुड़ी हुई, मतलब फ्लक्स जो है प्रॉपर्ली एक से दूसरे में नहीं जा रहा है। पहले सपोज इसके 4 हैं, इसका 2 है, तो इसके प्राइमरी वाइंडिंग के 2 सेकेंडरी वाइंडिंग के 1 से कनेक्टेड होंगे, फिर प्राइमरी वाइंडिंग के 2 सेकेंडरी वाइंडिंग के 1 से कनेक्टेड होंगे। लेकिन अगर वो प्रॉपर्ली नहीं जुड़े हुए हैं, लिंकिंग जो है प्रॉपर नहीं है, मतलब फ्लक्स का लीकेज हो रहा है, फ्लक्स जो है वो आपका लीक हो रहा है, तो टोटल सिग्नल वहां नहीं जाएगा। जब सिग्नल वहां नहीं जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, केवल किसी एक पॉइंट पे ही आपको क्या मिलेगा, चुटकीला शार्प, दैट्स इट। तो आप कहते हैं ये होगा लूजली कपल्ड, लूज कपलिंग, और ये हो जाएगा टाइटली कपल्ड। तो कहने का मतलब बच्चे क्या आ गया, कहने का मतलब इसमें ये हो गया सेंस कि डबल ट्यून्ड एम्पलीफायर में हम बैंडविड्थ की चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं। अब क्या देखो ना, बैंडविड्थ की चौड़ाई को घटा भी सकते हैं और बैंडविड्थ की चौड़ाई को बढ़ा भी सकते हैं। एक तो आपको यहाँ मिल रहा है सिग्नल और एक सिग्नल यहाँ मिल रहा है, तो बैंडविड्थ नहीं बढ़ गई आपकी, बैंडविड्थ बढ़ गई ना। तो और इसमें बैंडविड्थ अगर आप मुझसे कहें कि सिंगल ट्यून और डबल ट्यून में क्या हो, अगर बैंडविड्थ के टर्म्स में पूछूं तो इसमें बैंडविड्थ कम होगी, और ये जो आपका डबल ट्यून है इसमें बैंडविड्थ आपकी ज्यादा होगी। समझ आ रही मेरी बात? तो अगर आपको नंबर ऑफ सिग्नल्स को ज्यादा दिखाना, नंबर ऑफ सिग्नल्स को ज्यादा दिखाना, मैं बताती हूँ क्या सेंस है। उसका सेंस ये है कि आपने सिग्नल कैप्चर करे, ठीक है, अब सिग्नल कैप्चर करे तो एक ही सिग्नल पकड़ रहा, जैसे आपने 93.7 से जरा सा आगे किया, 93.7 था और आप 94.1 पे पहुंचे, सिग्नल ने एकदम कैप्चर कर लिया। और अगर इसने करा तो इसको वो सिग्नल कहीं और बाद में जाकर मिलना है, तो इसके पे वो सिग्नल क्या है, प्रॉपर्टी एक के बाद दूसरा सिग्नल दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां पे क्या है, टाइटली कर, आपको ज्यादा नहीं स्कैन करना पड़ा ना सिग्नल को, आपको सिग्नल को ज्यादा स्कैन नहीं करना पड़ा, किसी को वो प्रॉपर सुनाई दे रहा है, किसी को वो हल्का सुनाई दे रहा है। समझ आ रही है मेरी बात? तो वो चीज, तो वहां पर डबल ट्यून करता है उसका, क्या ठीक बात है। तो ये आपकी डबल ट्यून, तो यानी यहाँ पे जो
क्वालिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? कपलिंग। ऑब्वियस सी बात है, किस पे? डबल ट्यूब में। डबल ट्यूब में जो आपकी क्वालिटी है सिग्नल की जो क्वालिटी फैक्टर है, मैंने कल क्यों बताया था ना, x अपॉन r करके बताया था ना, x q xl अपॉन r या ओमेगा c अपॉन r बताया था ना, सीरीज में ओमेगा c अपॉन r बताया था और पैरेलल में ओमेगा l अपॉन r बताया था। ठीक है, तो क्वालिटी फैक्टर बेस्ट क्वालिटी फैक्टर का मतलब सिग्नल की क्वालिटी कितनी अच्छी है, वो कितने बेटरली इसको कैप्चर कर रहा है सिग्नल को, वो किस पर डिपेंड करेगा? शार्पनेस पर डिपेंड करेगा, चुटकीलापन पे, और वो किस पर डिपेंड करेगा? वो सिग्नल की कैप्चर करेगा, इंपेडेंस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे ज्यादा है ये। ठीक है, समझ आ गया मेरी बात? तो ये कहानी हो गई आपकी डबल ट्यूब एम्पलीफायर की। और डबल ट्यूब एम्पलीफायर में जो क्वालिटी है सिग्नल की वो डिपेंड करती है आपकी ट्रांसफार्मर के टर्म्स कपलिंग, टर्म्स रेशो करने का गलत हो गया मैंने, देखो बहुत बड़ा बात ट्रांसफार्मर की है और हमें ये भी पता लगा कि कॉइल है, अगर मैंने बोल दिया कि टर्म्स रेशो पर डिपेंड कर रही है तो वो गलत हो जाएगा। टर्म्स रेशो से कोई लेना देना ही नहीं है, उसका लेना देना है सिर्फ कपलिंग कितनी बेटर है, लूजली कपल्ड है या टाइटली कपल्ड है। अगर आप चाहते हैं कि हमें और एम्पलीफायर इसी के अंदर और क्वालिटी अच्छी देनी है सिग्नल की, दो सिग्नल्स को बहुत बेटरली कैप्चर कर जाए जरा सा ही शिफ्ट होते ही, तो अगर आपको एक ही क्लास के अंदर मतलब एक ही ऐसे मान लो एक ही कोचिंग के अंदर आपको मैथ्स की ट्यूशन मिल रही है और इंग्लिश की ट्यूशन मिल रही है, और एक ही आपको मैथ्स की ट्यूशन पे एक जगह जाना पड़ा और पे एक जगह जाना, और दोनों तरफ एक्सपर्ट है, तो आप किधर जाओगे? उसी जगह पे आपको पहले आपने मैथ्स पढ़ लिया फिर आपने इंग्लिश पढ़ लिया। इट इज जस्ट लाइक, समझ आ गया? स्टैगर्ड लिख लीजिएगा, स्टैगर्ड। तो इसका क्वालिटी फैक्टर मैं कैसे लिखूं? इसका क्वालिटी फैक्टर FR रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय बैंडविड्थ, इसको न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, ये डबल ट्यूब के लिए। अच्छा कर लो, बुक में है ये सब, बुक सबके पास है, तुम सबको बुक से पढ़ना है। आप इसके अंदर जो बताओगे तो ये डबल ट्यूब बताओगे, दूसरा तो बताओगे ढीला युग्मन और कसा युग्मन, या आप कह सकते हो लूज कपलिंग और टाइट कपलिंग। ठीक है, लूज कपलिंग में बताओगे एक डायग्राम बना के, ठीक है, और डायरेक्ट कपलिंग में बताओगे डबल शार्पनेस, दैट्स इट। फिर बताओ क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, क्वालिटी फैक्टर समझा दोगे आपको काम करना। आगे लिखिएगा, आगे हेडिंग डाल दीजिएगा स्टैगर्ड ट्यूब एम्पलीफायर, स्टैगर्ड ट्यूब एम्पलीफायर। ये बहुत इजी है, ये अगर बस मैं बता दे रही हूँ आप पढ़ लेना, आप चाहो तो मैं फोटो खिंचवा दूंगी ताकि जो मैं बैठूंगा बुक से सब लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्टैगर्ड ट्यूब, स्टैगरिंग का मतलब क्या है? स्टैगर्ड ट्यूब एम्पलीफायर का मतलब ये है कि आप सिंगल ट्यून एम्पलीफायर, जो मैंने पहले इससे पहले जो सिंगल ट्यून एम्पलीफायर बताया मतलब दिस वन, तो सिंगल ट्यून एम्पलीफायर की जब आप बहुत सारी स्टेजेस को यूज करते हैं, जब आप सिंगल स्टेज एम्पलीफायर मतलब इस वाले एम्पलीफायर, इस सिंगल स्टेज एम्पलीफायर के आप कई स्टेजेस यूज करते चले जाते हो तो उसको क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड ट्यून एम्पलीफायर। ठीक है, उसको हम स्टैगर्ड ट्यून एम्पलीफायर बोलते हैं। और इसमें ये क्या कहता है कि स्टैगर्ड ट्यून एम्पलीफायर में एक लाइन में बोलूं जब उसको देखिएगा, देखिएगा स्टैगर्ड ट्यून एम्पलीफायर में यूज किए गए, ये इसको ध्यान से समझ लो, इस लाइन बस इतना ही समझने की जरूरत है, इसको कुछ नहीं। स्टैगर्ड ट्यून्ड एम्पलीफायर में यूज किए गए सभी सिंगल ट्यून्ड एम्पलीफायर समान बैंड चौड़ाई के मतलब समान बैंड विड्थ के होते हैं, ये तो मैं पता है। अब पहले मेरी बात सुन लो, मैं क्या बताऊं, दोहराने का मतलब ये नहीं है, कुछ मैंने क्या है तुम पढ़ लेना, जो काम की बात है मैं कुछ समझा रही हूँ। अब है आपका स्टैगर्ड ट्यून एम्पलीफायर में क्या होगा, आप यूज्ड many stages of single tune amplifier। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे,
सिंगल ट्यूब डायग्राम बना दूं क्या? चलो मैं डायग्राम बना, क्योंकि ऐसा ना हो फिर आपको बाद में लगे कि मैं अपने वो लाइन आपने आधा लिखा है क्या तो वो आई टाइप ऑफ वाला आधा ही लिखा है। कौन सा वाला इसके बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? मैं मेरे को सिखाया ना खुद कर देगा, उसमें सारी कहानी उसकी लिखनी है, समझाने वाला कुछ बचा ही नहीं। नोट कर लो, इसको नोट करना है, साथ के साथ नोट कर लो। ये समझा, ये ठीक किया मैंने, इसको बना दे, वरना फिर आपको उसमें कंफ्यूजन रहता है। इसको नोट कर दो। नोट कर दो, इसे ग्राफ कर देना। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो आएगा उसे ऊपर रखो। नोट हो रहा है तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स करके फिर आपको समझा के फिर बच्चे हो जाए तो बता दो, बच्चे हो जाए।
बच्चे यहाँ देखो, ये देखो सर्किट, मैं सर्किट समझा देती हूँ पहले आपको, पहले सर्किट समझो। देखो मैंने आपको ये कहा कि स्टैंडर्ड ट्यून एम्पलीफायर में हम क्या करते हैं, सिंगल ट्यून एम्पलीफायर की कई स्टेजेस को यूज करते हैं। तो मैंने 2 स्टेजेस को यूज करके दिखाया। पहले यहाँ सब लोग देख लो, वरना नहीं समझ। तो पहले आपने R1 R2 जोड़ा, ठीक है, कपलिंग कैपेसिटर वो जोड़, तो हमारे पास पूरा सर्किट बना है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, इस सर्किट की बाइसिंग, आपको पता है बाइसिंग रेजिस्टेंस है आपकी, ठीक है। ये आपका एमिटर बाईपास रजिस्टर है, ये एमिटर बाईपास कैपेसिटर है। ये आपको पता है क्या करता है, वो शुरू में मैं आपको बता चुकी हूँ, ना पता हो वीडियो से देखिए, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है, हर बार आपको पता लगेगा। कपलिंग कैपेसिटर पता है। फिर आपने लोड में क्या कनेक्ट किया है, ट्यून्ड एम्पलीफायर कनेक्ट किया, ट्यून्ड पैरेलल रेजोनेंट सर्किट है। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, ये पहला स्टेज है ना, समझ लो ये पहला स्टेज। तो इसका ग्राफ ऐसा आएगा, ये गेन है, इस पे आप गेन दिखा रहे हो और इस पे आप फ्रीक्वेंसी दिखा रहे हो, ये आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फर्स्ट स्टेज का ग्राफ, ठीक है। उसके बाद आप सेकंड स्टेज पे चलें। तो सेकंड स्टेज में आप यहाँ देखिएगा, सेकंड स्टेज में L के साथ में C कनेक्टेड नहीं है, हाँ या ना, L के साथ में C कनेक्टेड नहीं है। तो यानी कि ट्यून्ड स्टेज ये वाला जो है डबल ट्यून्ड तो है नहीं। ये तो आपने यहाँ पे क्या किया, आपने ट्रांसफार्मर कपलिंग को यूज किया, एक स्टेज को दूसरी स्टेज के साथ कनेक्ट करने के लिए आपने यहाँ पे, अगर आप ऐसा करते तो डायरेक्ट कपलिंग हो जाता। जो मैंने आपको आरसी कपलिंग, ट्रांसफार्मर कपलिंग, डायरेक्ट कपलिंग पढ़ाया, आप लोग उस टाइम प्रेजेंट थे, आशीष और रितेश वगैरह, वीडियो बनी हुई। तो आपने यहाँ पे क्या किया, ट्रांसफार्मर कपलिंग को, क्योंकि ट्रांसफार्मर कपलिंग का बैंडविड्थ है वो बहुत बढ़िया आता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर कपलिंग में हमने क्या किया, ट्रांसफार्मर कपलिंग की हेल्प से हमने एक स्टेज को दूसरी स्टेज से कनेक्ट किया, यही तो किया। अगर आप इसको ऐसे समझना चाहो तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। ये देखिए, ये देखिए, अब यहाँ समझ लीजिए, अब यहाँ ज्यादा समझ आएगा आपको। अच्छा देखो, ये एक स्टेज थी, ठीक है, अब ये दूसरी स्टेज है। जब ये दूसरी स्टेज है तो इसका ये पॉइंट इससे तो जुड़ नहीं सकता, क्योंकि इसका ये पॉइंट तो इनपुट से जुड़ा हुआ है ना। और मल्टी स्टेज एम्पलीफायर क्या होता है, जब एक की आउटपुट दूसरे की इनपुट बनती है तो इसकी आउटपुट कहाँ से आएगी, इसकी आउटपुट तो यहाँ से आएगी ना, ये यहाँ से यहाँ होगी इसकी आउटपुट, और इसकी आउटपुट आपने ली, इसकी आउटपुट आपने ली और आपने क्या किया, यहाँ पे इसकी स्टेज की आउटपुट को, इसकी स्टेज की आउटपुट को इसकी इनपुट बनाने के लिए आपको कोई कपलिंग मेथड यूज करना पड़ेगा, या तो आप आरसी कपलिंग यूज करो या आप क्या करो, ट्रांसफार्मर कपलिंग करो। मैंने बताया था ट्रांसफार्मर कपलिंग हमारी बहुत बढ़िया होती है, तो हम ट्रांसफार्मर कपलिंग को यूज करते हैं। यानी हमने इस पे जो भी वैल्यू आई थी आउटपुट, वो हमने सेकेंडरी वाइंडिंग ली यहाँ पे, इसको हमने ट्रांसफार्मर कपलिंग मेथड यूज किया। समझ आई मेरी बात, क्या कहनी है, तो क्या समझाना चाह रही थी। फिर इसी करेक्शन करोगे, एक तो इसी से जोड़ दिया, ठीक है, और यहाँ तो कुछ है ही नहीं ना इनपुट, इसकी आउटपुट को इसकी इनपुट बनाना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, इस ट्रांसफार्मर का जो पॉजिटिव एंड था, जहाँ हाईएस्ट वोल्टेज थी, वो आपने कनेक्ट कर दी बेस से। समझ समझने वाला है, समझ आ गई, बाकी सारी पानी फिर वही है। फिर आपने क्या किया, इसको कनेक्ट किया। आपको हर बार ट्रांसफार्मर कपलिंग को यूज करना है। तो ये जो सेकेंडरी वाइंडिंग आपको दिखाई दे रही है ना, ये एलसी नहीं है, ये डबल ट्यून नहीं है। डबल ट्यून कब होता है, जब आप इसमें कैपेसिटर लगाओ। गेटिंग माय पॉइंट, ये स्टैंडर्ड है। तो पहले स्टेज का तो ये आ गया, दूसरी स्टेज का ये आएगा, तीसरी स्टेज का ये आएगा। तो जैसे मैं 2 स्टेज का बता रही हूँ, तो मुझे इन दोनों स्टेज का, अब इस तरीके से तो ये दो हर बार 2 सिग्नल आएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें बैंडविड्थ हाई चाहिए। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, इन दोनों के बीच का सिग्नल सेलेक्ट करके, क्योंकि ये अलग सिग्नल फ्रीक्वेंसी को कैप्चर कर रहा होगा, ये चाहे कितने भी सेम हो। आपको पता है ट्रांजिस्टर चाहे सेम आईसी नंबर BC147 भी हो, तब भी कुछ ना कुछ चेंज जरूर आएगा। तो हर बार फ्रीक्वेंसी में कुछ ना कुछ फर्क आएगा, बीटा में कुछ ना कुछ फर्क आएगा। तो हम क्या करेंगे कि एक का रिस्पॉन्स ये आ रहा है, एक का रिस्पॉन्स ये आ रहा है, ठीक है। तो हमें ये फ्लैट रिस्पॉन्स तो चाहिए नहीं, हमें तो इन दोनों के बीच का चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये सिग्नल चाहिए। समझ आई मेरी बात। इससे हमें फायदा क्या होगा, स्टैगर्ड का मतलब क्या है, स्टैगर्ड से फायदा क्या होगा, तो सुनिएगा। स्टैगर्ड ट्यून्ड एम्पलीफायर में यूज किए गए
सभी सिंगल ट्यून्ड एम्पलीफायर समान बैंडविड्थ के होंगे। ये जितनी बैंडविड्थ इसकी होगी उतनी ही बैंडविड्थ इसकी होगी। बैंडविड्थ का मतलब क्या है? दो फ्रीक्वेंसीज के बीच का डिफरेंस, f2 माइनस f1, लो अपर माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी, ये बैंडविड्थ होगी। ठीक है, तो सभी सिंगल ट्यून्ड एम्पलीफायर इक्वल बैंडविड्थ के होंगे, लेकिन इन सब की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अलग अलग होगी। ऑब्वियसली रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में कुछ ना कुछ चेंज जरूर होगा। बैंडविड्थ तो सेम हो सकती है कि भाई उसको पता लग रहा है कि वो 24 हर्ट्ज का सिग्नल कर रहा है, और वो 24 हर्ट्ज का हो सकता है 0 से 24 का कर रहा है या 24 से 48 का कर रहा है। सब बैंडविड्थ तो सेम आ गया ना कि भाई रिजल्ट तो क्या आ रहा है? 3 माइनस 2 का तब भी 1 आया, और 4 माइनस 3 का तब भी 1 आया। तो बैंडविड्थ तो सेम है, लेकिन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। हमें ये नहीं पता कि उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है या उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज है, तो वो चेंज होगी। यूज किए गए सभी स्टेजेस की बैंडविड्थ तो समान होगी, लेकिन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी fr अलग अलग होगी। आप देख लीजिए, ये देख लीजिए ना, ये इसी को बता रहा है, ये इसी को पहला तो ये हो गया। तो बैंडविड्थ तो मैंने मान लिया कि ये 30 हर्ट्ज दिखा रहा है। आप इसको इसमें से माइनस करोगे 30 आएगा। फिर आपने नेक्स्ट लिया, इसका लिया, सपोज मैंने कहा 0 30 ऐसे मानो, ठीक है। फिर 90 120 तो कितना आएगा? 30 आएगा। समझ आ गई मेरी बात? अब ये रेजोनेंट 0 से 30 के बीच में मैंने मान लिया ये 15 हर्ट्ज है, और ये 90 से 120 के बीच में मैंने मान लिया 90 से 120 तो 90 आप कुछ भी मान लो, आप 105 में, ठीक है। तो आप देखिए इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है? 105 है, इसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी 30 है, इसकी रिस्पांस तो चुटकीलापन तो वही आ रहा है, बैंडविड्थ सिग्नल तो वही आ रहे हैं 30 हर्ट्ज के, लेकिन क्या है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, और सारा काम भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का होगा। समझ आ गई मेरी बात? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो हम यहाँ लिख रहे हैं, लेकिन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में थोड़ा चेंज होने पर हर स्टेज में यूज होने वाले ट्यून्ड सर्किट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को हम इस तरीके से सेट करेंगे। देखो, यानी इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये दो से हम इसको इस तरीके से सेट करेंगे ताकि इस पे एक सिग्नल आ जाए। फिर हम कहेंगे इसका और इसका ऐसा है कि इन दोनों का रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सिग्नल एक आए, तो नेक्स्ट वाली होगी, तो उसको हम इस तरीके से सेट करेंगे जितनी उनकी बैंडविड्थ की चौड़ाई का डिफरेंस है। हर एक ट्यून्ड सर्किट की जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो हम इस तरीके से सेट करेंगे कि किस तरीके से सेट करेंगे? जितनी इनकी बैंडविड्थ की चौड़ाई का डिफरेंस है, जितनी आपकी हर स्टेज की बैंडविड्थ की चौड़ाई का डिफरेंस है। मैंने कहा इसका 20 है, इसका 30 है, तो ऑन एन एवरेज हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को इस तरीके से सेट करेंगे कि वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वो बैंडविड्थ की चौड़ाई के डिफरेंस में आ जाए। जैसे मतलब इन दोनों का, तो फिर इन दोनों के बीच में मिल जाएगी ना आपको, इसका डिफरेंस इक्वल हो गया, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बीच में मिल जाएगी ना। ये कहा समझ आ गई मेरी बात? जो डेली आ रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, तो 2-3 दिन से ज्ञान का समझ आ जाएगा। जो सोच रहे हैं कि होच-पोच हो रहा है, होच-पोच कुछ भी नहीं है। मैं तो तुम्हें भी इससे पहले भी पढ़ाया, उससे बात कराया कि उससे ज्यादा कुछ समझ भी नहीं आता। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है? जो डेली आ रहा है आपको समझ आ गया। अभी तो बुद्धि मोटी है, फिर आप शीघ्र से। अब एक चीज बता रही हूँ, न्यूट्रलाइजिंग सर्किट एंड चैप्टर जो गेटिंग माय पॉइंट। अब देखिए, नोट तो कर लिया ना आपने? चलो एक चीज और देखो, ये लास्ट टॉपिक है इसका, न्यूट्रलाइजिंग, उदासीन न्यूट्रलाइजिंग। चुप हो जाओ, ये मेरे से ज्यादा बोल रही। न्यूट्रलाइजिंग सर्किट, इसको हम हिंदी में बोलेंगे उदासीनीकरण परिपथ। मैं बता देती हूँ, मैं सिर्फ सी कहानी समझा रही हूँ, सर्किट पर मैं इसमें नहीं समझी, कोई फायदा नहीं है। होता है तो जो सिंगल ट्यून का रहेगा वो इसका रहेगा, ठीक है? पूछने वाली बात है। सिंगल ट्यून का पहले रेजोनेंस क्या होता है? Q = ओमेगा C, ओमेगा L होगा, वो इसका पढ़ ले। यहाँ देखो, ऐसा हो सकता है क्वालिटी फैक्टर ना हो सकता है, किसी बातें करते हो। यहाँ देखो, और किसी दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है क्या? इसका क्वालिटी फैक्टर नहीं होगा, बुद्धू हो मैं तो बिल्कुल। हम पूछे
उससे क्या होगा? हमें नहीं पता क्या होगा। जब उसमें पैरेलल सर्किट आ रहा है नितेश, पैरेलल सर्किट, जो पैरेलल सर्किट का होगा बच्चे, वो सिंगल ट्यूब भी उसी से बना है, डबल ट्यूब भी उसी से बना है, स्टैगर्ड भी उसी से बना है। तो समझो ना उस बात को, क्वेश्चन ही ना पूछो ऐसे, और तुम डेली आने वाले हो। यहाँ देखो न्यूट्रलाइजिंग सर्किट, आपको पता है कि ये चीजें डायोड से मिलकर बनी है, पता है नहीं वाली बात, ट्रांजिस्टर डायोड से मिलकर बना है। तो डायोड में आपकी क्या डिप्लेशन लेयर होती है पी और एन के बीच में, जैसे ये एन पी एन है, तो पी एन के बीच में एक डिप्लेशन लेयर होगी अवक्षय परत, और एक इसके अंदर अवक्षय परत होगी। इसकी वजह से इसमें क्या रहता है, इसके अंदर कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस है। कैपेसिटर क्या होती है, धारिता क्या होता है, प्लस प्लस माइनस माइनस। तो इसमें भी क्या है, ये P है, ये N है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव और N नेगेटिव नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में डिप्लेशन लेयर की वजह से हर एक के बीच में क्या होगी, दो आपकी अवक्षय परत आएगी, डिप्लेशन लेयर आएगी, और ये डिप्लेशन लेयर किस तरीके का काम करेगी, संधारित्र यानी कैपेसिटर की धारिता का काम करेगी, कैपेसिटेंस का काम करेगी। अब हमने तो ये नहीं बनाई ना, हमने वायर कनेक्ट करी, ये हमने बनाई तो नहीं है ना, ये तो इनहेरिट होके आई, अपने आप उत्पन्न हो गई। तो ये उत्पन्न होने की वजह से सर्किट में क्या होती है, कुछ ना कुछ सिग्नल आपका बार बार फीडबैक होता रहता है। मतलब जब हमने इनपुट नहीं भी लगाया है, हम सिग्नल नहीं चाहते हैं कि हमसे कनेक्ट हो, कंसिस्टेंस रहे, तब भी इसके अंदर कुछ ना कुछ कैपेसिटी आपकी स्टोर रहेगी। तो उसको डिनाई करने के लिए, उसको रोकने के लिए हम न्यूट्रलाइजिंग सर्किट का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। समझ आ रही है बात? क्योंकि इन चीजों को आप खत्म नहीं कर सकते, आप चाहोगे ना हो ना, तो बिल्कुल नहीं हो सकता, सिर्फ आप की इफेक्ट को कम कर सकते हो। तो उसके लिए हम सर्किट यूज करते हैं, इसको न्यूट्रलाइजिंग सर्किट बोलते हैं। और तुम्हें कुछ नहीं करना, और मैं आपको बता दें, इसमें इंडक्टर कैपेसिटर लेते हैं एक साइड के लिए, सर्किट बता देती हूँ, एल ए एल बी सी ए सी बी, ये देखो एल बी सी ए सी, दैट्स, और यहाँ पे आप इनपुट लगा देंगे, काम खत्म, दैट्स खत्म। ये सर्किट आप हर बार इसके साथ इनपुट में कनेक्ट कर दोगे, अगर इफेक्ट ज़्यादा आ रहा है तो दैट्स खत्म, और कुछ नहीं पड़ना, ठीक है। ठीक है, समझ आ रही है? ये खत्म। न्यूमेरिकल लगाना बहुत इजी है, एक बार लगा लेना, नहीं समझ आएगा मैं इससे पूछ लूँ। इसमें ट्यून एम्पलीफायर की आईसी नंबर दिए हुए हैं, इसको पढ़ लेना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत पूछा जाता है। जैसे CA3002 कौन सा होता है, और CA3004, IF का मतलब इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, वो आप प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन में पढ़ोगे, ये बीकॉम पढ़ोगे ना अभी 4th सेमेस्टर में, तब आपको समझ आएगा कि वो IF एम्पलीफायर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होती है, जो नॉइज जनरेट होती है उसको कम करने के लिए हम इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसीज को जनरेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद MC, IH, MC, LM 172, तो बहुत सारे IC नंबर है, तो पढ़ लेना, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, तो बेसिक कितनी नॉलेज समझ आ गई, क्लियर है बच्चों? ठीक, ये तो आपका हो गया ओवर। अब आती है बात ऑसिलेटर्स की। अब ऑसिलेटर तुम्हें आज पढ़ना, ये कि नहीं एक ही दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये मत लिख देना, क्योंकि अब हमारा बेसिक बिल्कुल खत्म हो चुका है, बिल्कुल खत्म। अब तुम आज करना चाह रहे हो आज कर लो, कल नेक्स्ट में करना चाह रहे हो नेक्स्ट में पढ़ो, ये ऑसिलेटर में, अरे रुक तो जाओ यार, एक मिनट है। ऐसे ट्यून्ड हार्डली एक ही दिन में खत्म हो, क्योंकि इसमें सिर्फ खाली ऑसिलेटर बताने के बाद जैसे सर्किट कनेक्ट किया ना, 3 घंटे को मुझे पता चलेगा, बीच में जहाँ से कनेक्ट किया वहाँ से कनेक्ट किया, काम खत्म, ठीक है। अब डबल ही नहीं चलता, तो बदल दो जाए, तो इसी से निश्चित रहो कि तुम्हारा सिलेबस नहीं पूरा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्पीड ऐसे नहीं होगा कि हवा में स्टेबल है, हवा में कुछ नहीं होता, हवा में तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो इंट्रोडक्शन